गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का भूगोल और भौगोलिक विभाजन। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के मैप को आप सभी ने अच्छे से देखा है और इसकी जो भी सीमाएँ हैं, भौगोलिक विभाजन है, इसके बारे में आज हम करने वाले हैं चर्चा। और भूगोल से संबंधित उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित कई बार प्रश्नों में सिंपल और सीधे सवाल दिए जाते हैं, जो कि आमतौर पर वो गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आपको देखना होगा। तो देखिए, पहला जो सवाल जनरली पूछा जाता है ना कि उत्तराखंड का आकार कैसा है? ठीक हो गया? तो हमेशा ध्यान में ये रखिए कि इसका जो आकार है वो जनरली आयताकार है, रेक्टेंगुलर। इसका मतलब कि ये शेप है। इस वे में अगर हम देखेंगे ना, तो आप लोग ये पहला सवाल यहीं से मैं इसकी करता हूँ शुरुआत। तो ये लगभग आयताकार शेप में ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक हो गया? चलिए, अब इसकी ये बाउंड्रीज के बारे में कल मैंने थोड़ा आपको मैंने समझाया था कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए, तो जितने भी हमारे उत्तराखंड के ये ज़िले हैं, आप सभी जानते हैं कि 13 है जो टोटल ज़िले हैं, ठीक हो गया? ये मैंने लास्ट का सेशन जब मैंने एक बार लिया था, तो किसी कैंडिडेट ने मुझे कहा था कि सर 13 नहीं 17 ज़िले हैं, ठीक है? मैंने कहा था कि जो 4 ज़िलों के निर्माण की बात चल रही थी, वो अधूरी है, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक जो ज़िले हैं वो 13 ही माने जाएँगे, इसलिए 17 ऑप्शन में दिया जाएगा, तो 17 आंसर नहीं आपका नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसलिए जो ज़िले हैं वो 13 हैं। अब वो कौन-कौन से हैं आप सभी को नाम मालूम होंगे, डिस्प्ले भी विज़ुअल हो जाएगा। इन ज़िलों की सीमाएँ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन-सा ज़िला किस ज़िले से संपर्क में है या सीमा को टच करता है। ये आपका होमवर्क था कल का और आप सभी लोग कल को इसे होमवर्क करके देंगे अच्छे से, ठीक है? जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि एक एग्ज़ाम्पल देके जैसे कि पौड़ी गढ़वाल का जो ज़िला है, इसकी जो सीमा है उत्तराखंड के कितने ज़िलों की सीमा से छूती है? ये सवाल आ चुका है, तो आंसर है 7। वो कौन-कौन सा है आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा। तो इसी स्वरूप में आप सभी को इसलिए एक मैप जो है ड्रॉ करना है और उस मैप में संबंधित इसके साथ में कितने ज़िले टच होते हैं उत्तराखंड के, उनको उसके अंडर लिखना है और उसको मैप को अपने जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पर रख लेना है। आप 2-3 बार देखोगे तो आपको याद सब हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलो, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तराखंड भौगोलिक रूप से बेहद हिमालय, ये शब्द अच्छे से आप लोग देखिएगा। ये आखिर ये है क्या? तो ये बेहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच का स्थल है। ठीक है, ऊपर साइड में ये जो एरियाज़ है, ये आपके ये बेहद हिमालय के रेंज में आते हैं, ठीक हो गया? और जो नीचे का जो ये रीजन आता है आपका, ये गंगा के लिए मैदानी भागों से संबंधित है। तो इस दोनों के ये बीच का जो पार्ट है आपका, ये आपका टोटल 7 है। तो ये सभी जो है उत्तराखंड इसी के बीच में आता है, ठीक है? तो ये लाइन इसीलिए यहाँ पर ये लिखी गई है। तो तो इसका जो है अगर हम ग्लोब में बात करें तो उस वाले ग्लोब में जो विश्व का ग्लोब है, उसमें राज्य का जो ग्लोब विस्तार है कितना है? तो ये 28 ये डिग्री 43 ये तक से लेके और 31 डिग्री 27 ये मिनट बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये इतने से इतने तक ये फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश में, ठीक है? और तथा 77 डिग्री 34 ये मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 ये मिनट ये फैला हुआ है पूर्वी ये देशांतर में, ठीक हो गया? यानी कि अर्थात अगर आपको ये वैल्यू अगर याद भी नहीं है, तो भी घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। बस ये जो इसके बाद जो अर्थात वाला ये जो लाइन लिखी है, इसको आप लोग समझ लो। अर्थात ये कहने का मतलब है कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्रमशः 2.44 यानी कि ये 244 हो गया है, इसको आप लोग करेक्ट फॉर्म में ही पढ़िएगा। 2 डिग्री 44 ये मिनट और 3 डिग्री 28 ये मिनट। तो इस रेंज में ये फैला हुआ है, यानी कि ये जो है अक्षांशीय रूप में 2.44 और देशांतरी रूप में ये 3.24, ठीक है? अब इसको ये जैसे ये ग्लोब है ना आपका, तो ये जो रेखाएँ होती हैं, ये होते हैं देशांतर। ये भी सभी मालूम होगा आप सभी को, ये होते हैं देशांतर और ये जो रेखाएँ होती हैं, ये होती हैं अक्षांश, ठीक है? तो अब कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। बाकी फिर चीज़ें भूगोल के सेशन में यानी कि जो भारतीय या विश्व का ये भूगोल होगा, उसमें आपको बाकी चीज़ें डिटेल में यहाँ समझाई जाएँगी। तो अगला पॉइंट है इसमें कि राज्य के क्षेत्र को ये प्रायः ये कुमाऊँ गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत के संदर्भ में मध्य हिमालय कहा जाता है। ठीक हो गया? देखिए, ये सब ध्यान में ये रखिएगा, यानी कि हमारा जो ये कुमाऊँ और ये जो जो गढ़वाल का रीजन है, इस इन दोनों को किस श्रेणी में रखा गया है, ये भी पूछा जा सकता है, या उत्तराखंड को जो है ये किस श्रेणी में आता है, तो ये हमेशा ध्यान में ये रखिएगा, ये मध्य हिमालय की श्रेणी में आता है, ठीक है? ये पॉइंट हमेशा ही ध्यान में रखिएगा, मध्य हिमालय की श्रेणी में। और इस राज्य का
आकार जो है लगभग आयताकार है, बता दिया मैंने आपको। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की हम बात करेंगे तो ये पूरब से ये पश्चिम तक की इसकी जो लंबाई है 358 किलोमीटर है। ठीक हो गया, ठीक है। और चौड़ाई की हम बात करेंगे तो चौड़ाई जो है इसकी 320। अब ये पूरब और ये पश्चिम है क्या, अब ये भी तो मालूम होना चाहिए कि सबसे पूरब कौन सा, सबसे पश्चिम कौन सा है। अब अच्छे से देखो, ये जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है ना, देखो मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है, सभी को विजुअल है ना। ये जो ये लाइन है, ये हमसे क्या है, ये पूरब और ये पश्चिम को इंडिकेट कर रही है, यानी कि पिथौरागढ़ का ये जो सिरा है ये पूरब को, तो देहरादून का ये जो सिरा है ये जो है पश्चिम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये जो लेंथ है 358 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए। और वैसे ही अगर हम बात करें अगर यहाँ चौड़ाई की, तो उत्तर से दक्षिण की जो इसकी जो चौड़ाई है 320 ये किलोमीटर की है। ये दोनों ही सवाल ये आ चुके हैं, तो इसलिए अब ये परिवर्तित तो इतने आसानी से ये होंगे नहीं जब तक संसद नहीं चाहेगी, तो इसलिए ये हमेशा एक बार इसको आपको याद करना है, फिर ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये वैल्यू ऐसे ही रहनी है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमें इस सेशन में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, अब इसको अच्छे से देख लो। जो भौगोलिक स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें पढ़ना है उत्तराखंड का भूगोल, फिर पढ़नी है उत्तराखंड राज्य की अवधारणा, यानी कि हमारा जो ये हिमालय राज्य है, इसकी अवधारणा ये कैसे आया, ये क्या-क्या चीज़ें इसमें होनी थी। फिर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग 7 भागों में इसे बाँटा गया है। ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे चौथे भाग में कि ये महा हिमालय श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ कौन-कौन सी हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें वन बाय वन हमें पढ़नी है, और ये चीज़ें माइंड में ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग आप लोगों में से पीसीएस मेंस या लोअर पीसीएस मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपको डिटेल में सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है? उसी स्वरूप में आप जो है लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। तो उत्तराखंड का भूगोल, तो पहला आपका यही टॉपिक आता है, तो इसमें अब हम देख लेते हैं। देखिए, राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर का है, जो एरिया है। ठीक हो गया? अब आप सभी जानते हैं एरिया जो कैसे निकाला जाता है। ठीक है? आप सभी लोग जानते होंगे। रेक्टेंगुलर जैसे हमारा शेप है ना, ये किसका हमारे जो उत्तराखंड का जो रेक्टेंगुलर जो शेप है, आयताकार शेप है, तो आयताकार अगर किसी भी चीज़ की आयताकार शेप की अगर हमें एरिया निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं? तो उसी स्वरूप में ये एरिया जो है, जो निकाला गया है। ठीक है? और अब हालाँकि ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर तो है ही नहीं, तो इसलिए अब ये थोड़ी-सी ये टेढ़ी-मेढ़ी भी है, ठीक हो गया? तो इसलिए ये थोड़ा-सा जो है, ये जो एरिया जो ये निकल के आया है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा वेरिएशन है, तो ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है? ये भी इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है, इसलिए रख लीजिए। कई बार सवालों में दिया जाता है, बार-बार गलतियाँ होती हैं, एग्ज़ाम में आया भी है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे ये बड़ा जिला कौन-सा है क्षेत्रफल वाइज़, तो वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और सबसे छोटा कौन-सा है, तो वो है चंपावत। ठीक है? और ये डाटा आपका जो है उत्तराखंड की जो वेबसाइट है, उसमें भी यही डाटा बिल्कुल यही दिया हुआ है। ठीक है? इसका मतलब इसको ये पढ़ने का ये कैसे इसको याद आप करेंगे, ठीक है? तो सीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीसी। सी मतलब सबसे बड़ा चमोली, और सी मतलब सबसे छोटा चंपावत। ठीक है? तो ये अगर आप याद में रखेंगे, तो आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब देखते हैं तेलंगाना बनने के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 19वाँ राज्य है। ये अभी लोअर पीसीएस में भी सवाल दिया गया था कि एरिया वाइज़ रैंकिंग में उत्तराखंड की कौन-सी रैंकिंग है? ठीक है ना? आप लोगों में से किसी ने अगर ये लोअर पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो उसमें ये सवाल ये 19वाँ देखिएगा, ठीक है? ऑप्शन में 19वाँ ये लिखा गया था, ठीक है? तो बहुत लोगों ने ये गलतियाँ की हैं, तो इसलिए जिसने भी मेरी पीडीएफ ये वाली पहले की अगर पढ़ी होगी, तो उसका आंसर सही होगा। अगर नहीं पढ़ी होगी, तो हालाँकि ये जो हमारा ये क्लासेस चल रही हैं, ये पिछले साल से 1 साल लगभग हो चुके हैं, तो ये रूटीन रूटीन के हिसाब से ये चलती रहती हैं। ठीक हो गया? तो अगले बार हम बढ़ते हैं सीधे आगे को। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि जो टोटल क्षेत्रफल है आपका ये वाला, तो इसका 86.07% ये पर्वतीय है, ठीक है? और 13.93% जो है ये मैदानी भाग है। तो ये भी कभी-कभी ये भी आ जाता है कि कितने प्रतिशत जो है मैदानी भाग है। अगर आपको एक याद है, तो दूसरे दूसरे वाले को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप या तो पर्वतीय वाले भाग को ही पढ़ लो, या मैदानी वाले भाग को ही पढ़ लो। फिर 100 में से आप माइनस करोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है? आप भूलिएगा नहीं, ठीक है? और या फिर कभी-कभी ये जो वैल्यू है, ये हमें राउंड ऑफ में भी दी जाती है 14%। 14% आप लोग भी चाहें तो याद में कर लें। 14% क्या है? हमारे
उत्तराखंड में मैदानी भाग है, और बाकी जो 86 है वो कितना है, वो है आपका पर्वतीय भाग। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में ये बृहद हिमालय, उत्तर में क्या है, बृहद हिमालय है। यानी कि देखिए, अगर इस मैप की हम बात करें, मान लीजिए ये उत्तराखंड है, तो ये उत्तर वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, ये बृहद हिमालय है। और पश्चिम में ये आपका, ये पश्चिम है, तो पश्चिम में टोंस नदी है। ठीक हो गया, टोंस नदी वो यहाँ बहती है। ठीक है, और दक्षिण, ये पश्चिम में शिवालिक की श्रेणियां है, इस साइड में ये जो है ये शिवालिक की श्रेणियां है। और दक्षिण, ये मध्य और दक्षिण पूर्व में राई क्षेत्र। ठीक है, यानी कि इसके लिए नीचे का जो क्षेत्र है, ये इसके नीचे का ये जो है राई, यानी कि ये तराई भावर के लिए क्षेत्र से ये संबंधित है। और पूरब की बात करें तो पूरब में जो है काली नदी, ये सभी जो है राज्य की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। अब देखिए, ये सवाल कभी कभी भी घुमा कर दिया जा सकता है। वहां पर क्या देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो अब ये शब्द ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी जो आगे के जो टॉपिक आएंगे फिर उससे ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उत्तर में क्या है, बृहद हिमालय, मतलब ये प्रकृति का मतलब है, ये नेचुरली ये सीमाएं जो है ये उत्तराखंड से ये सब बनी हुई है, तो जो कि प्रकृति सीमा के अंदर में आती है। उत्तर में ये बृहद हिमालय है, और पश्चिम में आपका टोंस नदी है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और पूरब में कहाँ है, ये पूरब में काली नदी है। तो दो नदियों के बारे में तो फिलहाल आप लोग ध्यान में ये रख लीजिए, कभी कभी आता भी है कि उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन में सब दिए जाते हैं, तो ये काली नदी, ये पूर्वी नदी है। और पश्चिम के केस में ये टोंस नदी, और या फिर कभी कभी ये टोंस नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये टोंस की जगह पर यमुना नदी का भी आंसर दिया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान में आपको रखना है। टोंस नदी जनरली आती कहाँ से है, तो आप लोगों ने नदी वाला सेक्शन जो है पढ़ा होगा। टोंस नदी, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, अगर आप लोगों को और भी समझ में आया। अब जैसे कि ये आपका यूके है, ये आपका है एचपी, हिमाचल प्रदेश, यही तो है। अब ये मान लीजिए ये दोनों की सीमा है। ठीक हो गया, तो ऐसा होता है ना कि दो नदियां हैं, वो छोटी-छोटी, वो जिनका जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, और ये निकल के उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं ऐसे इस रूप में। ठीक है, आई, और फिर ऊपर से भी एक छोटी-सी नदी ये जो है आती है, मतलब ये छोटी-बड़ी नदियाँ आती हैं, और फिर यही आपस में समाहित होकर टोंस नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि फिर ये जो कालसी में यमुना नदी से में यही टोंस नदी जो है मिल जाती है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? तो जो नदी वाला सेशन था उस वाले पीडीएफ को अच्छे से जो है देखिएगा एक बार, कि टोंस नदी जो कहाँ से आती है, उसमें कौन-कौन सी नदियाँ समाहित होती हैं, आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम थे प्राकृतिक सीमा पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड के। तो और हम देख लेते हैं, अब ये है राजनीतिक सीमा। अब दोनों सीमाओं के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ, रुपिन-सुपिन रिवर टोंस नदी, ठीक है, आपका आंसर सही है। नहीं, रुपिन-सुपिन मतलब कि उससे आती हैं, लेकिन वो नदियाँ हैं, अलग हैं। ठीक है, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो जो हिमाचल प्रदेश से निकल के ये उत्तराखंड में यहाँ प्रवेश करती हैं। ठीक है, उनके नाम उसमें पीडीएफ में दी गई हैं, देखना एक बार आप लोग। देखिए, अब ये है राजनीतिक सीमा। अभी मैंने जो भी कुछ नाम बताए थे वो थे प्राकृतिक सीमा थे उत्तराखंड के। अब ये है राजनीतिक सीमा, तो इसलिए दोनों में ही ध्यान में रखिएगा, प्रकृति कौन सी है, राजनीति कौन सी। हो सकता है कि आपको राजनीतिक सीमा के बारे में दे दे, ऑप्शन में आपको घुमा फिरा कर दे दें, तो इन दोनों को अच्छे से देख लो। तो पूरब में नेपाल, उत्तर में ये तिब्बत, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड के चारों ओर जो भी देश हैं या राज्य हैं, इनसे अगर कोई सीमा मिलती है तो यह आपकी कहलाती है राजनीतिक सीमा। ठीक है, समझ गए मेरी बात मतलब सभी लोग, यानी कि उत्तराखंड के चारों ओर कोई देश या फिर कोई स्टेट अगर उत्तराखंड की सीमा से टच करता है, तो वो उसकी राजनीतिक सीमा कहलाएंगे। और प्राकृतिक सीमा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो कि नेचुरली मतलब हरण करती है। तो राज्य की जो पूर्वी और उत्तरी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय है। आप सभी जानते हैं, ये पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय, ये भी पूछा जा सकता है। पूर्वी में कौन सा, पूर्वी में आपका आता है जनरली चंपावत और पिथौरागढ़। ये जिले ऐसे हैं जो कि जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि दूसरे देशों से लगी हुई है। ठीक है, और उत्तरी वाले में कौन से होंगे आपके, उत्तरी में आपके 3 वो जो जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जो ऊपर की यानी कि तिब्बत यानी चाइना से जो मिलते हैं। ठीक है, जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये अति संवेदनशील है, यहीं से ये घुसपैठिए भी घुस सकते हैं उत्तराखंड में।
ये संवेदनशील है। तो राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र व महा हिमालय क्षेत्र में अनेक ये दर्रे, लिपास, धुरा या खाल, तो दर्रों को ही लिपास या धुरा या खाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब दर्रे होते क्या है, ठीक है, अब ये भी जान लो। अब दर्रे हैं क्या, मान ली कि दो जो है घाटियां, मान लीजिए ऐसे करके एक घाटी ये आई है, एक घाटी ऐसे आई है। ठीक है, तो दो घाटियों के बीच का ऐसा आवागमन का रास्ता जिससे जो है आ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब कि जा सकें या आ सकें, तो उन मार्गों को क्या तो वैसे मार्गों को दर्रे की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये हैं, और ये दर्रे कौन कौन से हैं, जब दर्रे वाले सेक्शन में आएंगे तो वो सारे आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ से एक सवाल आया था, मैंने अंडरलाइन कर दूं, 1962 से पूर्व इन्हीं दर्रों के माध्यम से राज्य की सौका, जोहारी, जाड़ आदि जनजातियां तिब्बत के होड़िया आदि लोगों से व्यापार करते थे। ठीक है, एक सवाल यहाँ से आ चुका है, वहां पर क्या सवाल वहां दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि यहाँ से क्या करती है, आ, ये व्यापार ये क्या करती थी। ठीक है, उसके बाद में ये जो है 62 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये मार्ग जो है बंद कर दिए गए थे। ठीक है, बात आ रही है मेरी आप सभी को मेरी। उससे पहले ये मतलब कि आवागमन का रास्ता हुआ करता था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये आज अगला है आपका, प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान भावर व तराई के से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार, द्वारकोट, नैनीताल, ये सारे स्थल जो है ये जो कि जिसकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं हालांकि। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आपका है पिथौरागढ़, ठीक है, चंपावत भी है, और उधम सिंह नगर का जो भाग है खटीमा वाला, ये भी नेपाल से आगे जाके ये टच होता है। तो 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, और 5 जिले ऐसे हैं जिनकी, यानी कि उत्तराखंड के 5 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती हैं। कौन कौन सी हैं सॉरी, अभी कौन कौन सी हैं एक बार मैं आपको ये बाई मैप भी दिखा दूं। पहले ये नाम जो है पढ़ लीजिए, ये कौन कौन से हैं एक बार। देखिए, उधम सिंह नगर है, ठीक है, नैनीताल भी है, ये पौड़ी भी है, हरिद्वार भी है, और देहरादून भी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैप में, ऐसे सवाल कभी भी पीसीएस में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, उधम सिंह नगर का ये वाला भाग, ये आपका यूपी है पूरा। ठीक है, ये पूरा ये यूपी है। तो उधम सिंह नगर ये आपका ये छूता है यूपी से, और देखिए ये पौड़ी गढ़वाल भी छूता है, हरिद्वार भी छूता है, और देहरादून भी छूता है। और नैनीताल का ये जो ग्रीन वाला भाग आपको दिख रहा है ना, ये भी हिस्सा जो है यूपी से छूता है। ठीक है, तो यानी कि अब आप लोग देख रहे होंगे कितने जो जिले हैं, ये 5 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश राज्य से मिलती हैं, एचपी से। ठीक है, तो देहरादून और उत्तरकाशी, इनकी सीमाएं जो किससे मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश से। तो ये सारी सीमाओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी अगर पूछ देगा तो आपकी उंगलियों पर सारे नाम होने चाहिए। और 3 जिले ऐसे हैं जो कि चाइना से जो है छूते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से मैप में हिमाचल प्रदेश और चाइना से छूने वाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी आपको दे दूं। तो देखिए, ये आपका है हिमाचल प्रदेश, ठीक हो गया, ये और ये आपका ये वाला जो एरिया, ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश आप लोग देखिए कि कौन कौन से जिले छू रहे हैं, उत्तरकाशी और ये देहरादून। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना से कौन कौन से जिले हैं जो कि छूते हैं। तो चाइना से छूने वाले जो भी जिले हैं वो आपके हैं, ये 3 है। एक आपका ये है, ये उत्तरकाशी, चमोली, और ये पिथौरागढ़। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। और यहाँ पे अब नेपाल के बारे में भी देख ले, तो नेपाल से पिथौरागढ़, ये आपका ये नेपाल है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल देश से उनकी सीमाएं जो है ये लगती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब यह भी कभी कभी सवाल दिया जा सकता है, तो उसको अच्छे से भी एक बार यहाँ पर देख लो। हालांकि ये वाला मैंने आपको समझा दिया था, ये वाला। तो राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी
ये जिले कौन-कौन से हैं? तो सबसे उत्तर में है आपका उत्तरकाशी है, जो कि सबसे ऊपर है, ठीक हो गया? और अगर हम यहाँ दक्षिण की बात करेंगे तो ऊधम सिंह नगर है, ये वाला पॉइंट है, ठीक हो गया? अब सबसे ये पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन-कौन से हैं? तो ये है पिथौरागढ़ और देहरादून, जो मैंने अभी आपको जो एरो के माध्यम से आपको मैंने समझाया था, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है 358 किलोमीटर की है। पिथौरागढ़ और ये देहरादून के बीच की दूरी, जो इनकी लास्ट जो भी सीमा है, ठीक है? वैसे ही उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर को हम देखेंगे तो इनके 120 किलोमीटर ही है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं राज्य की सीमाओं से लगे हुए जिले। तो पौड़ी जिले की सीमाएँ कौन-कौन सी हैं? तो ये नाम दिए गए हैं सादली, हालाँकि आपको मैंने होमवर्क में भी दे रखा है, तो इसको आप एक बार करेंगे, ठीक है? ये भी वही है, ये भी वही है। अच्छा, एक सवाल अगर कभी-कभी आ सकता है कि उत्तराखंड के आंतरिक जिले कौन-कौन से हैं? आंतरिक जिले वो जिले जो कि उत्तराखंड के बिल्कुल मध्य में स्थित हैं। वो जिलों से जो किसी भी बाहरी राज्य या देश की सीमा से वो जिले टच नहीं होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? वो 4 जिले हैं और जिन्हें आंतरिक जिले कहा जाता है, ठीक है? तो देख लीजिए कौन-कौन से हैं। ये टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो ये 4 हैं और चारों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये आ सकता है कि ये निम्नलिखित में से कौन-सा एक आंतरिक जिला है। तो ऑप्शन ये आपको चारों याद होंगे, तो ऑप्शन से आप आइडेंटिफ़ाई आसानी से कर लेंगे। अगला है सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ये जिला या नेपाल से सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन-सा है? तो ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, ध्यान में ये रखिएगा, क्योंकि ये पिथौरागढ़ जिले की सीमा ऐसी है जो कि नेपाल से ही सबसे अधिकतम सीमा से ये जो लगा हुआ है। पिथौरागढ़ ध्यान में हमेशा ही रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ना कई लोग उत्तरकाशी भी सोचते हैं, लेकिन उत्तरकाशी नहीं, पिथौरागढ़ है, ठीक है? अगला है आपका ये चीन से सर्वाधिक सीमा वाला भी अब देखिए, ये नेपाल से भी सर्वाधिक सीमा वाला जो जिला है वो तो भी पिथौरागढ़ ही है, और अगर चाइना की बात करें तो चाइना से भी सर्वाधिक जो लगा हुआ जो ये जिला है उत्तराखंड का, वो भी पिथौरागढ़ ही है, यानी कि तो अलग-अलग नहीं है, इसलिए आपको ये अब याद आसानी से हो जाएगा, ठीक है? दोनों के इसमें ये पिथौरागढ़ ही है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो है हिंदू धर्म के लिए प्राचीन ग्रंथों में केदारखंड यानी कि वर्तमान गढ़वाल और मानसखंड वर्तमान ये कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड या देवभूमि के रूप में उल्लेखित इसे किया गया है, ठीक है? और राज्य को जो है ये प्राकृतिक रूप से नंदा देवी पर्वत 2 क्षेत्रों ये जो कि कुमाऊँ और गढ़वाल में विभाजित भी करती है। ये भी कभी-कभी आ सकता है कि गढ़वाल और कुमाऊँ को विभाजन करने वाला पर्वत कौन-सा है? तो ध्यान में रखिएगा, नंदा देवी जो पर्वत है, ये प्राकृतिक रूप से गढ़वाल और कुमाऊँ को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये। तो देहरादून हो गया, ये राजधानी लेह और राज्य का सबसे ये बड़ा शहर है। ये कुछ शब्द में ये जो है मिस्टेक हो गई है। तो जो देहरादून है, देहरादून जो ये राजधानी है ना, ये राज्य का सबसे ये बड़ा शहर है, इतना ध्यान में ये रखिएगा। और नैनीताल ये जिला ऐसा है जहाँ पर उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है, हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट है आपका। इसके बाद में ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, तो अगले टॉपिक पे हम आएँगे, जो अगला टॉपिक है आपका हिमालय राज्य की अवधारणा, ठीक है? हालाँकि अवधारणा ये कहाँ से विकसित हुई या इसका मेन उद्देश्य आखिर में क्या था, वो हम जानेंगे बस केवल। तो चलिए, और कुछ इसमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब ये सब नॉर्मल ही चीज़ें हैं, ठीक है? तो चलिए, लेकिन देखिए, अब ये पर्वतों की बात हो रही है ना, तो नंदा देवी जो ये पर्वत है, इसकी हाइट ये है, और उत्तराखंड का सबसे ऊँचा ये पर्वत और सिक्किम में स्थित गुंगा के बाद भारत की ये दूसरी ये पर्वत ये जो है पर्वत ये स्थित है, ठीक है? यानी कि अगर हम जो ओवरऑल अगर हम या उत्तराखंड की हम बात करें, तो नंदा देवी जो ये है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है। बस इतना ही फिलहाल आप लोग ध्यान में यहाँ पर रखोगे, क्योंकि ये कई बार आया है, अभी भी शायद अभी हाल ही के रूपसी के एग्ज़ाम में भी आया था, जो अभी यहाँ दिसंबर में हुआ था, ठीक है? उसमें भी आया था। चलो आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे अब। तो यूनेस्को के द्वारा नामित एक विश्व ये विरासत स्थल भी है, ठीक है? तो जो कि जिसे हम कहते हैं फूलों की घाटी, यानी कि द वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि गढ़वाल में जोशीमठ के समीप में स्थित है। और ये मैंने जब आपको वन
से संबंधित जो टॉपिक लिए थे, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो टॉपिक थे, उसमें आप लोगों को मैंने बताया होगा कि यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में फूलों की घाटी को सम्मिलित किया है। अब आप लोग बताओगे किस वर्ष सम्मिलित किया है, ठीक है? मैं बढ़ता हूँ आगे। तो हिमालय राज्य की अवधारणा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, देश के समग्र विकास के लिए जो चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस हुआ कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। अतः इनके कारणों की तलाश जो की गई, पाया गया कि व्यवहारिक दृष्टि से जो पर्वतीय क्षेत्र का जो विकास है अपेक्षाकृत यह कठिन है। यानी कि मैदानों में तो हो जाता, लेकिन वहां पर जो है जो भी कठिन है। तो इसी हिमालय राज्य की अवधारणा का यहाँ पर क्या होता है, जन्म होता है, और यहीं से हिमालय राज्यों का गठन की शुरुआत होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं हिमालय राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड की, या उत्तराखंड किस रैंकिंग में आता है, या किस नंबर का हिमालय राज्य जो संबंधित है उत्तराखंड से, तो वो आप आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, और जो पहला जो हिमालय राज्य था वो था असम। ठीक है ना? तो बाकी आप आंसर दो। तो यही एक रीजन था, यानी कि हिमालय राज्य, यानी कि जो हिमालय की श्रृंखलाओं में जो बसे हुए जो राज्य हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने भारत का मैप अगर देखा होगा, ये कुछ इस वे में, ये भारत का ये मैप है। ठीक है, तो देखिए ये जो रीजन है, ये जो ऊपर का ये जो आपका आ रहा है ना, ये हिमालय रीजन के अंतर्गत में ये सारी ये सब ये चीजें आ रही हैं। तो ये आगे तक भी गई हैं, असम तक ले वहां तक। तो इनके बीच में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वो सभी जो है हिमालय राज्य की श्रेणी के अंतर्गत में ही आते हैं। ठीक हो गया? तो उसी में हमारा जो है उत्तराखंड भी है। बीच में बिहार को भी हिमालय राज्य की श्रेणी में लाने की बात हो रही थी, लेकिन नहीं, उसको जो है हटा दिया। हाँ, वर्तमान में अब ये उत्तराखंड जो है हिमालय राज्य की श्रेणी में 10वें नंबर पर। क्यों? क्योंकि भाई अब जम्मू कश्मीर तो राज्य है ही नहीं। अब ये क्या बन गए, ये दो केंद्र शासित ये केंद्र शासित सेंटर्स में ये बंटवारे में ये चले गया। ठीक हो गया? तो अब वो राज्य का दर्जा वहां से हट गया। तो इसलिए अब अगर वर्तमान की बात करेंगे तो सवालों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में शब्द लिखा होगा ना, तो वैसे केस में 10वें नंबर पर है। अगर या फिर शुद्ध अर्थों में सिंपल सा सवाल लिखा होगा, तो वैसे पे 11 ही आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब वैसे तो 11 नंबर पर है ही है वो। अब ये चीजें बाद में हुई, तो इसलिए शब्दों को अच्छे से आप लोग, अगर एग्जाम में देता है तो अच्छे से शब्दों को आप लोगों को जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के ये बात, यानी जो स्वतंत्रता के समय की बात करें तो भारत में केवल असम ही राज्य जो है हिमालय राज्य की श्रेणी में ये आता था। फिर 1947 में दूसरा ये राज्य जम्मू जम्मू कश्मीर को ये जोड़ा गया, यानी कि जिस समय स्वतंत्र होने वाला था ये हमारा देश भारत, तो उस समय असम को तो बना दिया गया था, लेकिन उसके जस्ट बाद फिर जम्मू कश्मीर को भी बना दिया गया था हिमालय राज्य, यानी कि दूसरे लिए नंबर का है, लेकिन अब ये वर्तमान में नहीं है राज्य। ठीक है, फिर आता है नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को ये 1987 में जो है ये है। अरुणाचल मिजोरम को भी हिमालय राज्य के रूप में घोषित यहाँ पे किया जा चुका है। ठीक है, तो अगर हम संदर्भित अगर बात कर रहे हैं सन 2000 की, तो 2000 में उत्तराखंड को 11वीं हिमालय राज्य के रूप में परिवर्तित इसे किया गया, बनाया गया। लेकिन देखिए वर्तमान में ये क्या है, लेकिन वर्तमान में भारत की संसद के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को से जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित जो प्रदेशों में, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलने के बाद अब क्या है कि वर्तमान जो है वर्तमान में उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो 10वीं हिमालय राज्य की श्रेणी में आ चुका है। ठीक है, अगर हम वर्तमान श्रेणी के संबंध में पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा 10वां है आंसर। अगर वैसे नॉर्मल पूछेगा तो भी तो 11वें ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो दो टॉपिक आपके हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है ये आपका ये रहा, उत्तराखंड भौगोलिक विभाजन। ठीक है ना? क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर हमने अभी जम्मू कश्मीर का नाम सुना था, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में कब संसद ने अनुमति दी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 31 अक्टूबर 2019। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भौगोलिक विभाजन जो है इनको 8 भागों में ये तोड़ा गया है, और किसी किसी अगर हम किताबों में देखेंगे तो उसमें 7 ही नाम दिए गए हैं। ये ट्रांस हिमालय का नाम मतलब जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हमको अब सभी पढ़ना है, तो टोटल यानी कि 8 है, वैसे 7। तो जो फर्स्ट है गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर है तराई क्षेत्र, फिर भावर का क्षेत्र है, फिर शिवालिक का क्षेत्र है, फिर दून
क्षेत्र है, और लघु हिमालय जिसे मध्य ये हिमालय भी कहा जाता है, और फिर आता है ये बृहद ये हिमालय क्षेत्र, फिर अंत में आता है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि 12 महीने ये चोटियां इसकी बर्फ से ही ढकी रहती हैं, और वहाँ पे रहना खाना मतलब कुछ भी वहाँ पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, सिर्फ वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। तो वो पॉइंट 8वां है। तो चलो इसको हम एक बार अच्छे से हम देख लें, क्योंकि यहाँ से भी कई बार सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब एक बार सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कि फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा भी करके सवाल आ सकता है, या फिर फसलों के लिए सर्वाधिक उत्तम है। ठीक है, तो वो सारे नाम अभी आएंगे। तो चलो पहले शुरुआत से ही हम कर देते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट है गंगा का मैदानी क्षेत्र। आप देखिए गंगा का मैदानी क्षेत्र, अब ये कौन सा क्षेत्र होगा? सिंपल सी बात है, यानी कि गंगा जो ऊपर से उतरती हुई नीचे की ओर जब बहती है, तो वो जो सारा रीजन जो होगा मैदानी क्षेत्र का, वो गंगा का मैदानी क्षेत्र के अधीन ही आएगा। ठीक है, अब वो कौन सा है? तो दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदान क्षेत्र का हिस्सा है, और यह क्षेत्र गंगा और आदि नदियों के द्वारा लाए गए महीन कणों और साधों से ये निर्मित हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जिन क्षेत्रों में ये पानी भर जाता है, जब बाढ़ आता है, उन क्षेत्रों को जो कहते हैं खादर। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मतलब आपको मैं ऐसा समझा दूं, ये ऐसे समझ लो, ऐसे। अब ये नदी है मान लो, ठीक है, ये नदी बह रही है। अब अगर ये बाढ़ अगर इस नदी में पानी भरता है, या इसके आसपास का, या जो भी होता है, अगर इसकी वजह से ये वाला हिस्सा अगर डूब जाता है मान लो, तो ये जो एरिया है, ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाएगा आपका खादर। ठीक है, ये कहलाएगा आपका खादर, जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, पानी जमा हो सकता है, ये वाला जो खादर आ गया। और जो इसके ऊपर का ये वाला रीजन है, तो अब यहाँ पे इतनी आसानी से पानी नहीं भरता। ठीक है, तो इसे जो है कहा जाता है ये बांगर प्रकार की मिट्टी, यानी कि जिन क्षेत्रों में ये पानी जो है लबालब हो जाता है, तो वो खाद्य प्रकार के क्षेत्र हैं, और यह खाद्य प्रकार की मिट्टियों से संबंधित वाले ये क्षेत्र हैं। और जिनमें नहीं बढ़ता है पानी, वो उन्हें कहते हैं बांगर क्षेत्र, या फिर बांगर से निर्मित क्षेत्र। ठीक है, समझ गए सभी को? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये जो क्षेत्र है ना, ये अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ये क्षेत्र जी कैसे हैं? बहुत ही उपजाऊ है, और यहाँ पे गन्ना, गेहूं, धान आदि प्रमुख फसलें बहुत ही होती हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए, और हरिद्वार के लश्कर रुड़की आदि क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं, और ये जो क्षेत्र है रेल और सड़क दोनों ही मार्गों से ये जुड़ा हुआ है। चलिए, ये तो आप सभी जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा जो क्षेत्र आता है, ये तराई क्षेत्र आता है। ठीक है, ठीक है, अब ये तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, और फिर इसके बाद में आएगा शिवालिक क्षेत्र। तो ये तीनों को मैं डायग्राम के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा शॉर्ट में। तो देखो, आप सभी को डिस्प्ले विजिबल होगा। तो देखो, ये जो एरिया है आपका, ये आपका हो गया गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में आते हैं तराई क्षेत्र। तो इसके ऊपर का, यानी कि अब इस क्षेत्र के ऊपर का ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना, ये आता, इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। ठीक है, समझिए आप लोग। और इसी तराई क्षेत्र को मेंशन भी कर दूं मैं, ये कहलाता है तराई क्षेत्र। और इस तराई क्षेत्र के ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी कि थोड़ा सा और हम ऊपर जाएंगे इस साइड से, ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन है, इसे कहा जाता है भाबर क्षेत्र। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि तराई और ये भाबर क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पर है, या फिर क्या है। ठीक है, अभी आगे हम और विस्तार में पढ़ेंगे। फिर इस भाबर के भी ऊपर का जो ये रीजन है, ये वाला रीजन दिख रहा है सभी को? तो ये कराता है आपका शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो ये जो ऊपर की चोटियां हैं, ये जो कहलाती हैं बृहद हिमालय, सॉरी, ये ट्रांस हिमालय रीजन के क्षेत्र में ये रीजन आता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो